तो चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सबके पास अच्छे से आवाज पहुंच रही होगी। और हमने कल जो क्लास में पढ़ा था उसका जल्दी से मैं रिवीजन करा देता हूं 1-2 मिनट में। कल हमने ये जानने की कोशिश की थी कि भारत में कई सारी यूरोपीय कंपनियां आती हैं। फ्रांस की आती है, डच की आती है, पुर्तगाल की आती है, ब्रिटेन की आती है। और इन सारी जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में जो अपने आप को जो श्रेष्ठ साबित करती है वो होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हैं उनको भारत में हरा देती हैं। और भारत में न केवल उनको हराती हैं बल्कि भारत के जो स्थानीय राजा हैं और यहाँ तक कि बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह और स्थानीय राजाओं के गठबंधन को हरा करके वो साबित कर देती हैं कि भारत में अब उनका ही एक छत्र राज स्थापित होने वाला है। हमने ये भी जाना था कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने साई चार्टर से ये कंपनी बनाई थी। और इस कंपनी को पूर्वी इंडीज में उन्होंने व्यापार करने का एकाधिकार सौंपा था, जो शुरुआत में 15 साल के लिए था। और फिर समय समय पर जो भी राजा हुए, उन राजाओं ने ऐसे ही चार्टर निकाल निकाल करके इसके एकाधिकार को वो आगे बढ़ाते गए। उसको कह सकते हैं कि उसके एकाधिकार को, उसके चार्टर को रिन्यू करते गए और इसकी समय अवधि को बढ़ाते चले गए। यहां तक सब कुछ ठीक था, कंपनी व्यापार कर रही थी। लेकिन चीजें फिर धीरे धीरे 1700 जो 64 का बक्सर का युद्ध होता है, उस बक्सर के युद्ध के बाद में कंपनी को भारत के खजाने पर स्वामित्व हासिल करने का मौका मिल जाता है। हमने ये जाना था कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद की संधि करते हैं 1765 में। और उस 1765 में उस संधि से वो कंपनी को वो कंपनी को दीवानी राइट्स दे देते हैं। और मैंने ये भी कहा था इन तीनों एरियाज के नाम आपको पक्के याद करने हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कि कहाँ के दीवानी राइट्स मिलते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इनको दे देते हैं। अब यहां से इनका भारत से पैसा बटोरना शुरू हो जाता है। दीवानी राइट्स में हमने ये भी जाना था दीवानी राइट्स में उन्हें क्या क्या राइट मिले, क्या क्या अधिकार मिले। तो हमने ये समझने की कोशिश की कि दीवानी राइट्स में दो तरह के अधिकार थे। एक अधिकार थे राजस्व वसूली का, जिसमें वो कर वसूल करते थे। यानी भारत में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से जो कर वसूलने का काम था वो कंपनी को मिल गया, मतलब सारा पैसा वही वसूलते थे। दूसरा था सिविल न्यायिक मामले। सिविल न्यायिक मामलों का मतलब हो गया दीवानी न्यायिक मामले। कई जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है दीवानी न्यायिक मामले, उसी को हम सिविल न्यायिक मामले भी कहते हैं। दोनों बातें एक ही हैं, दीवानी न्यायिक मामले और सिविल न्यायिक मामले एक ही है। इसका मतलब होता है कि जो आपराधिक मामलों को आप छोड़ दें, उसके अलावा दूसरे मामले हो सकते हैं। जमीन का झगड़ा हो सकता है, जायदाद का झगड़ा हो सकता है, संपत्ति का झगड़ा हो सकता है, पैसे का झगड़ा हो सकता है, ऋण का झगड़ा हो सकता है, कर्जे का झगड़ा हो सकता है, कर का झगड़ा हो सकता है, परिवार के अंदर के झगड़े हो सकते हैं। ये सारे के सारे इस तरह के जो झगड़े हैं, इस तरह के जो मामले हैं, वो सिविल न्यायिक मामलों में गिने जाते हैं। तो इन मामलों को भी अब कंपनी के अधिकार में ला दिया गया कि अब कंपनी इन मामलों को भी सुलझाएगी और धीरे और यहाँ का टैक्स भी वसूल करेगी। अब सोचने वाली बात है, अब देखो कंपनी धीरे धीरे अपनी ताकत भारत में बढ़ा रही है। पहले तो वो केवल यहाँ व्यापार ही करती थी, चीजों को खरीदना, यूरोप में जाकर के बेचना, वहां से पैसा वैसा लाना, बस ये काम उनका था। यहाँ से खरीदो, वहां बेचो और पैसा कमाओ, मुनाफा कमाओ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कंपनी कह रही है कि नहीं नहीं, हम तो भारत ही चलाएंगे। और भारत में चलाने की वो शुरुआत कर रहे हैं, टैक्स वसूल कर रहे हैं। अब हमें पता है टैक्स कौन वसूल करता है, या तो गवर्नमेंट करती है, या गवर्नमेंट जिसको ऑथोराइज करती है, अधिकृत करती है, वो लोग टैक्स वसूल करते हैं। तो ऐसे लग रहा था जैसे ये भारत की धीरे धीरे गवर्नमेंट बन रही हो, भारत की सरकार बन रही हो, क्योंकि टैक्स वसूल करना सरकार वाला काम ये करना शुरू कर दिया। अदालतें, इसने अपनी अदालतें खोल दी। कौन सी अदालतें, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इसने अपनी अदालतें शुरू कर दी जिसमें भारत के लोगों के झगड़े सुलझाते थे।
तो कौन सी अदालतें खोली? क्या आपराधिक मामलों को सुलझाने वाली अदालतें, कि दीवानी मामलों को सुलझाने वाली अदालतें? ध्यान रखना, दीवानी मामलों को सुलझाने वाली ये अदालतें ओपन करेंगे। तो दो, ये दीवानी राइट्स में दो चीजें आ गई थी। फिर हमने पढ़ा कि सब कुछ पैसे के ऊपर इनका कंट्रोल आ गया। कंट्रोल आने के बाद में भी इसकी हालत खराब होती गई। कंपनी एक लेटर भेजती है वहां ब्रिटेन की सरकार को कि हमें कर्जा दे दो, तब उनकी आंखें खुलती हैं कि इसका मतलब कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कंपनी में रिश्वतखोरी चल रही होगी, भ्रष्टाचार चल रहा है, कुप्रबंधन चल रहा है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसकी वजह से इतना सब कुछ पैसा कमाने के बाद में ये कंपनी घाटे में है। और कंपनी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो माला माल है, उनके पास पैसे की कमी नहीं। तो ये संकट कैसे खड़ा हो गया? तो अब ब्रिटेन की सरकार को समझ में आ गया कि अब हमें कंपनी, चाहे भले ही भारत में काम कर रही हो, कंपनी भारत में गई थी व्यापार करने के लिए, अब धीरे धीरे कंपनी ने भारत का प्रशासन भी धीरे धीरे संभालना शुरू कर दिया है। तो अब ब्रिटेन की सरकार के समझ में आ गया है कि अब हमें कंपनी को हमें संभालने की जरूरत है। कंपनी भारत को संभालने लग गई है और अब हम कंपनी को संभालेंगे, वरना ये कंपनी जल्दी ही डूब जाएगी। तो अब यहां से 1783 के लिए एक बैकग्राउंड तैयार होता है, पृष्ठभूमि तैयार होती है कि इन हालातों की वजह से 1773 का 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो ब्रिटेन की संसद लाती है। और ये पहला कानूनी प्रयास था ब्रिटिश संसद का, जिसके द्वारा भारत में काम कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कंट्रोल किया गया। तो यहां तक की हमने कहानी कल पढ़ ली थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ब्रिटेन की संसद उसको पास करती है। ये यहाँ आप ध्यान रखना है, ये किसने पास किया? ब्रिटेन की संसद ने इसको पास किया था। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट का काम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना, इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना, इसके प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करना। ये जो काम यहां कर रही थी, अब उस पर थोड़ा कंट्रोल करना था। तो इसने कैसे कंट्रोल किया होगा? इसने इसके लिए कुछ नया एक प्रशासनिक ढांचा भारत में स्थापित किया। किसने? इस रेगुलेटिंग एक्ट ने, ध्यान रखना है, इस रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में एक नया प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। क्योंकि अब देखो, अब हो क्या रहा है? अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या कर रहा है? कंपनी को कंट्रोल करेगा कि कंपनी को हमें अच्छे से चलाना है। तो कंपनी को अच्छे से चलाना है, कंपनी में, कंपनी के अंतर्गत अब तक क्या हो रहा है? अब तक कंपनी के अंतर्गत जो भी क्षेत्र हैं वो तीन बड़ी प्रेसिडेंसियों में बटे हुए हैं, बंबई, मद्रास और बंगाल में। और तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर साहब हैं वो अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र तरीके से अपने अपने एरियाज का प्रशासन संभालते हैं। उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। वो स्वतंत्र है अपने अपने काम को करने के लिए। तो ये बात अब ब्रिटिश हुक्मरानों को समझ में आ गई कि ऐसे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तीनों को अगर अलग अलग हमने छूट दे दी अपने अपने हिसाब से चलने की, तो हम लंबे समय तक एक बहुत बड़े भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनमें आपस में ही तालमेल नहीं मिलेगा तो हम इतने बड़े एरिया को चला कैसे पाएंगे? इसके लिए उन्होंने इस एक्ट में व्यवस्था की कि हम इन तीनों में से किसी एक गवर्नर को क्या करते हैं, गवर्नर जनरल बना देते हैं, और दो गवर्नर को उनके अंडर में कर देते हैं, उनके अधीन कर देते हैं। तो फिर इन्होंने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके अंडर में, उसके अधीन जो दोनों बंबई और मद्रास के गवर्नर थे उनको दोनों के अधीन कर दिया गया। मतलब अब गवर्नर जनरल जो था वो, बंगाल वाला जो गवर्नर जनरल था वो था बोस। बंगाल वाला जो गवर्नर जनरल था वो क्या बना दिया? बोस बना दिया साहब। और ये इनकी स्थिति कैसी बना दी? अधीनस्थ की। इनकी स्थिति कैसी बना दी? अधीनस्थ की। तो एक एक प्रावधान जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने सबसे पहले लिखा है, आपको समझना है कि 1773 से क्या हुआ। पहला, बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर गवर्नर जनरल बन गया, और जो दोनों प्रेसिडेंसी थी उनके गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया। तो मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन,
हो गए। अब जो पहला गवर्नर जनरल जो बना था बंगाल का, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो किया गया, ये जो ढांचा इन्होंने एक स्थापित किया, ये ढांचे ने ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी। क्योंकि ऊपर गवर्नर जनरल और उसके नीचे दो गवर्नर बिठा दिए, तो ये केंद्रीय प्रशासन था। केंद्र गवर्नर जनरल था, और उसके नीचे उसको पूरा एरिया संभालने के लिए दो गवर्नर उसके नीचे बिठा दिए गए। तो इस तरह से केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हो जाती है। कहां से, ये ध्यान रखना है। भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत किस कानून से होती है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको टिक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर ही करना है कि ये एक्ट भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत करता है, उसकी नींव रखता है, उसका आधार रखता है, वो ऐसे दे सकता है। फिर क्या हुआ? तो क्या गवर्नर जनरल को बेहिसाब शक्तियां मिल गई, अनलिमिटेड पावर्स मिल गए कि वो कुछ भी कर सकता है? इसका मतलब ऐसा भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था। अब आपके जो बी नंबर का पॉइंट है उसमें क्लियर हो जाएगा। जो गवर्नर जनरल बनाया, अब गवर्नर जनरल साहब के पास तो काम बहुत हो गया, उसको एक तो खुद का बंगाल संभालना है, बंगाल संभालने के अलावा उसको पूरा मद्रास और बंबई भी संभालना है। ये सारा एरिया, यानी कि ये पूरा का पूरा जो कंपनी का एरिया था, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में आ गया। अब वो पूरा एरिया किसको संभालना है? गवर्नर जनरल साहब। तो क्या एक अकेला आदमी ये संभाल लेगा? सिंपल सी बात है, नहीं संभाल पाएगा। जैसे अब वर्तमान में हम देखते हैं, जब सरकार का ढांचा आप देखते हो तो आपने देखा होगा, जैसे केंद्र के लेवल पर, संघ के लेवल पर प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री की मदद के लिए पूरा एक मंत्रिमंडल होता है। और उस मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं जिनको प्रधानमंत्री काम बांट के रखते हैं कि ये विभाग तुम संभालोगे, ये तुम संभालोगे। ऐसी एक व्यवस्था होती है जिसको हम सरकार बोलते हैं सामान्यतया। अब तक ये सरकार का रूप धारण नहीं करेगी, ये ध्यान रखना है। मैंने एग्जाम्पल देके बताया है कि जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, अकेले प्रधानमंत्री से देश संभाला नहीं जाता, तो वो अपनी मदद के लिए भारत के संविधान में एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई, और मंत्री परिषद में से एक निकाली गई मंत्रिमंडल। उसी मंत्रिमंडल की मदद से प्रधानमंत्री देश का पूरा शासन प्रशासन चलाते हैं। ऐसे ही गवर्नर जनरल साहब थे, उनको इन तीनों एरियो का शासन प्रशासन सब कुछ चलाना था। तो इनको चलाने के लिए भी तो इनको और लोग चाहिए, अकेले के बस की बात नहीं थी। तो इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने चार लोगों की एक कार्यकारी परिषद बैठा दी। ध्यान रखना, नाम विधायी परिषद नहीं है। बस ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, जब प्रश्न आते हैं तो ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं। वो ऐसे दे देगा प्रश्न, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल की मदद के लिए एक विधायी परिषद का प्रावधान किया गया। ए। बी, गवर्नर जनरल, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का ही गठन किया गया था। अब दोनों में से आपको ध्यान होना चाहिए, विधायी परिषद अभी तक ब्रिटिश संसद ने बनानी शुरू नहीं की है। अभी तो कार्यकारी परिषद बनाई है। ये ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पढ़ते वक्त बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए। अब जो परिषद बना रहे हैं गवर्नर जनरल की मदद के लिए, वो केवल और केवल कार्यकारी परिषद है। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विधायी परिषद बाद में बनेगी। विधायी परिषद 1858 में जाके बनेगी, जब भारत के लोग शाणे हो जाएंगे और भारत के लोग ये कहने लग जाएंगे कि भारत तो हमारा है ही, तो भारत के शासन प्रशासन में हमारी भी तो भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ का शासन हम चलाएं, हम तय करें कि भारत में क्या रूल बनेंगे, भारत में क्या नियम बनेंगे, क्या विनियम बनेंगे, ये सब हम तय करें। जब भारत के लोग ऐसी डिमांड्स करना शुरू करेंगे ना, तब अंग्रेजी सरकार को समझ में आएगी, ब्रिटिश सरकार को समझ में आएगी, और तब वो विधायी परिषद बनाएंगे। और उस विधायी परिषद में वो भारतीयों को एंट्री देंगे कि चलो ठीक है, अब आप भारतीय लोग ही भारत के लिए विधान बनाओ, भारत के लिए कानून बनाओ, भारत का प्रशासन में अब आपकी धीरे धीरे हम भागीदारी बढ़ा रहे हैं। यहां तक ध्यान रखना है, 1773 तक भारत में विधायी परिषद अस्तित्व में नहीं आई है, केवल कार्यकारी परिषद आई है। कार्यकारी परिषद का मतलब है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब है, आप सिंपल ऐसे कर लें, गवर्नर जनरल एज ए प्रधानमंत्री मान लें, और कार्यकारी परिषद को आप एक मंत्रिमंडल मान लें। तो ये एक तरह से कार्यपालिका थी। ये भारत की क्या बना दी उन्होंने? एक छोटी सी 5 लोगों की एक कार्यपालिका बना दी थी, और ये कार्यपालिका ही भारत को चलाती थी।
अब तो समझ में आ गया होगा कि ये 5 लोगों की एक कार्यपालिका इन्होंने बना दी, और इस कार्यपालिका का काम था देश को शासन चलाना। ठीक है यहां तक। अब देखो समस्या क्या आ रही है। अब गवर्नर जनरल जो है वो बेचारा थोड़ा सा ऐसे ऐसा ऐसा महसूस कर रहा था कि मुझे गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया, मुझे इतना बड़ा पद दे दिया गया, साथ में मेरे एक ये परिषद चिपका दी जिसमें 4 लोग बिठा दिए। तो अब समस्या गवर्नर जनरल को ये थी कि वो गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से काम नहीं कर पा रहा था। गवर्नर जनरल अपने मन मुताबिक फैसले नहीं कर पाता था। गवर्नर जनरल को लगता था कि कहीं पर युद्ध करना है, उसके मन में आए चलो युद्ध करते हैं, तो नहीं कर पाता था। गवर्नर जनरल को लगा कि नहीं यार कहीं शांति संधि करते हैं, चलो कर व्यवस्था को ऐसे मतलब बदल लेते हैं, कर को बढ़ा देते हैं घटा देते हैं, या कुछ भी ऐसा हम फैसला करते हैं, कहीं संधि कर रहे हैं कहीं समझौता कर रहे हैं, कोई न्यायिक व्यवस्था को बदलाव करें। गवर्नर जनरल जो भी करना चाहता था उसको अब अड़चन आनी शुरू हो गई। अड़चन कैसे, ये समझ लो आप। एक है गवर्नर जनरल, 4 लोग इसके साथ बैठे थे। अब गवर्नर जनरल साहब इस परिषद की मीटिंग लेते थे, 4 लोग बैठते थे, एक खुद बैठता था। अब चक्कर क्या था, ये था कि जो अगर इस परिषद ने कोई फैसला कर लिया, ये समझो कि इस परिषद में अगर 3 लोगों ने, इसमें देखो लिखा हुआ है मैंने कि इसमें जो भी निर्णय होते थे ना, परिषद के जो भी निर्णय होते थे वो निर्णय इनको मानने पड़ते थे। ये जो निर्णय होते थे परिषद के, जो भी परिषद के निर्णय थे वो मानना, ये इस शब्द पर ध्यान देना। इसका मतलब ऐसे नहीं लग रहा इस शब्द से कि मजबूरी है मानना। तो गवर्नर जी का मतलब मैंने लिखा है गवर्नर जनरल, समझ जाना आप। गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णयों को मानना पड़ता था। इसका मतलब क्या है, सपोज करो कि परिषद है, 4 लोग हैं, उनमें से 3 लोग कह रहे हैं कि साहब हमें कोई भी देशी रियासत का राजा है उसके साथ हमें युद्ध करना चाहिए, 3 लोग मान लो। अब 2 लोग बच गए, एक गवर्नर जनरल साहब बच गए और एक आपके परिषद का एक आदमी बच गया, टोटल 2 बच गए। 2 लोग कह रहे हैं कि साहब हमें युद्ध नहीं करना चाहिए अभी, हमें तो शांति समझौता कर लेना चाहिए। सपोज करो ऐसी कंडीशन आ गई, 3 एक साइड है, 2 एक साइड है। 3 कह रहे हैं युद्ध करना चाहिए, 2 कह रहे हैं जिसमें गवर्नर जनरल भी शामिल है, वो कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए अभी, तो बात कर लेनी चाहिए, बात से सुलझा लेना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या थी, अगर 3 लोग परिषद के किसी भी फैसला कोई भी फैसला लेना चाह रहे हैं और गवर्नर जनरल उस फैसले से खुश नहीं है, तो भी गवर्नर जनरल साहब की चलती नहीं थी और उसको उस बहुमत के फैसले को मानना पड़ता था। तो आपको नहीं लग रहा यहाँ गवर्नर को गवर्नर जनरल तो बना दिया गया, काम तो बढ़ा दिए गए, लेकिन पावरफुल नहीं बनाया गया उसको। उसको अभी भी परिषद के निर्णयों को मानने के लिए मजबूर कर दिया गया था कि आपको जो परिषद बहुमत से निर्णय लेगी वो गवर्नर जनरल साहब आपको मानने ही पड़ेंगे। आपका मन क्या करना चाहता है ये मैटर नहीं करता, परिषद जो बहुमत से तय करेगी वो आपको मानना ही पड़ेगा। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब गवर्नर जनरल साहब को दिक्कत होगी, गवर्नर जनरल साहब कहेंगे कि हमें काम तो बहुत सारा है, इतना बड़ा एरिया संभालना है, पावर साहब ने दिए नहीं, कोई फैसला हम करना चाहते हैं परिषद टांग अड़ा देती है, परिषद के 3 लोग एक साइड हो जाते हैं, वो कह देते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर मैं जो करना चाहता हूं वो 3 लोग एक साइड हो जाते हैं तो मैं कर नहीं पाता हूं। तो इसका मतलब या तो मुझे आप पावर दो, इतने एरिया को संभाल लेगी, आप मुझे शक्तियां दो, अधिकार दो। अब यहां से ये है ना, ये जो लड़ाई शुरू होगी, और इसी लड़ाई को मिटाने के लिए फिर नया एक्ट आएगा, संशोधित कानून आएगा। अब देखो लड़ाइयां कैसे बढ़ती हैं, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि एक गवर्नर जनरल की मदद के लिए कार्यकारी परिषद, परिषद में 4 लोग, परिषद के निर्णयों को ही गवर्नर जनरल को मानना पड़ता था, वो परिषद के निर्णयों को बदल नहीं सकते थे, परिषद के निर्णयों को पलट नहीं सकते थे, और या फिर हम ये कह सकते हैं परिषद के निर्णयों को वो लागू होने से रोक भी नहीं सकते थे। अगर परिषद ने बहुमत से कोई फैसला ले लिया है तो गवर्नर जनरल अगर उसके पक्ष में नहीं है तो भी उसको मन मार करके उस फैसले को लागू करना पड़ता था। ध्यान दे लेना ये बातें, इसी में से वो प्रश्न घुमा देता बनाने वाला। और अगर मामला बराबरी का अटक जाता किसी फैसले को लेकर के,
दो दो की बराबरी पर आ जाता तो गवर्नर जनरल साहब फिर निर्णायक वोट डालते। निर्णायक वोट का मतलब जिससे फैसला निकल के आ जाए, तो वो निर्णायक वोट भी डालते थे। ये था एक प्रशासनिक स्ट्रक्चर। तो क्या 1773 से केवल प्रशासनिक ढांचा ही बदला गया कि न्याय प्रणाली की भी स्थापना हुई, न्यायालयों की भी स्थापना हुई? तो आप कहोगे कि प्रशासनिक ढांचा तो बदला गया ही, उसके साथ में एक न्यायिक सिस्टम भी भारत में लाया गया, एक न्यायिक प्रणाली भी भारत में लाई गई। और इस कानून के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, कहां पर? ये 1774 है। ये देखो 1774, फिर एक कलकत्ता, फिर उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखना है। अब आपके प्रश्न ऐसे आ जाए कि क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आप बोलोगे यस, किया गया था। बिल्कुल था कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बना रहे हैं। ध्यान रखना है, इसको सर्वोच्च न्यायालय शब्द भी दे सकता है वो। एक ही बात होती है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। लेकिन अगर वो संघीय न्यायालय शब्द दे दे, तो कहीं ऐसा नहीं है जोश जोश में आप देखो कि हाँ ये तो सब पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, और टिका दो। तो ध्यान रखना है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, संघीय न्यायालय नहीं बन रहा है। संघीय न्यायालय 1935 में बनेगा, बहुत बाद में जाके संघीय न्यायालय बनेगा। तो कई बार अपन है ना, ये छोटी छोटी गलतियां ही अपने को उस परीक्षा हॉल के कमरे में मजबूर कर देती हैं कि अपना सिलेक्शन नहीं हो। ये छोटी छोटी गलतियां, कई बार अपन पढ़ा हुआ होता है, अपने ध्यान से उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, उसकी गहराई को नहीं देखते, और अपन उस पर टिक कर देते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर मिलाते हैं, फिर अरे ये तो गड़बड़ हो गया, वहां तो संघीय न्यायालय था और यहाँ उच्चतम न्यायालय था, ये लो गलत। और फिर इन एकाध क्वेश्चनों के हेर फेर की वजह से आप सिलेक्शन से रह जाते हैं। यही आपको ध्यान रखना है, और यही चीज आपको औरों से बेहतर बना के सिलेक्शन के दरवाजे तक लेके जाती है। तो मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं, 1773 के एक्ट से भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहां की गई? कलकत्ता में। अब देखो, की गई 1773 के कानून से, लेकिन खुला कब, उच्चतम न्यायालय बना कब? वो 1774। इस कानून में कहा गया था 73 वाले में कि खोलना है, उच्चतम न्यायालय खोलना है। खोला कब गया, बनाया कब गया? 1774। कहां बनाया गया? कलकत्ता में। क्या बनाया गया? उच्चतम न्यायालय, संघीय न्यायालय नहीं। ये ध्यान रखना, जब भी अपन कोई पेपर लेंगे ना, तो ऐसा सा ही बनाएंगे जिसमें आपको बड़ा दिमाग लगाना पड़े। तो यहां बना दिया। इसमें कितने लोग हैं, इस उच्चतम न्यायालय में कितने लोग हैं? एक तो है मुख्य न्यायाधीश, और तीन अन्य न्यायाधीश। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि उनके मुख्य न्यायाधीश, अब आप कहोगे सर चारों न्यायाधीश मुश्किल है, ऐसे तो फिर हर एक डाटा अपन रटना शुरू कर देंगे तो बहुत हो जाएगा फिर तो। इसलिए इसमें हमें यह याद रखना है, उच्चतम न्यायालय आया, उसमें चार लोग बिठा दिए इन्होंने, एक को मुख्य न्यायाधीश बोला, तीन अन्य न्यायाधीश होते थे। जो मुख्य न्यायाधीश का नाम आप जरूर थोड़ा सा याद कर लें, एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्पे, ये आप थोड़ा ध्यान रख लें। ये था एलिजा इम्पे, ये थे मुख्य न्यायाधीश। ये क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। अब देखो, इसमें नीचे ई वाला पॉइंट मैंने लिखा है कि ये क्यों हो रहा है। इस पॉइंट को अगर हम देखें कि इस ये पॉइंट कहता है कि कंपनी में गड़बड़ चल रही थी, कंपनी में लोग ये नौबत क्यों आई थी। अब इस नौबत के आने का अगर कारण हमें पता होना, तो हमें इस पॉइंट का महत्व पता चल जाएगा। इस एक्ट के आने के पीछे का कारण था कि कंपनी में कंपनी के लोग गड़बड़ कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इस कारण से कंपनी की हालत माड़ी हो गई, वो हालत खराब हो गई, और वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी। तो इसका मतलब इस एक्ट में कुछ तो ऐसा डालेंगे ना जिससे कि इसकी हालत ठीक हो। तो हालत ठीक करने के लिए हमें उन कारणों को ठीक करना पड़ेगा। तो कारण क्या थे? रिश्वतखोरी थी सब, भ्रष्टाचार था, ये लोग अपना व्यापार करते थे, कंपनी के व्यापार पर ध्यान नहीं देते थे।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समस्याओं को मिटाया गया। तो इस कानून ने ये कहा कि जो भी ईआईसी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ध्यान रखना है। ये मैंने कई जगह शॉर्ट फॉर्म लिख रखे, तो ये आपको ध्यान रखने। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया के जो लोग थे, उसमें काम करने वाले कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके लिए अब ये कह दिया गया कि आप लोग अपना निजी व्यापार, ध्यान रखना, अब प्रश्न आता है कौन से कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई। तो आपको टिक करना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी के कर्मचारियों के लिए अब निजी व्यापार, निजी व्यापार का मतलब समझ गए होंगे, खुद का अपना व्यापार। अगर वो सरकारी कर्मचारी है, मतलब वो ईआईसी का कर्मचारी है, तो वो ईआईसी के जो काम है वही काम संभालेगा, वो खुद का अपना कोई व्यापार नहीं कर सकता। वरना यहाँ अब तक क्या हो रहा था, ये इनको तनख्वाह मिलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी के काम करने की, जबकि ये जाते थे ये कह के कि हम कंपनी के काम से जा रहे थे, और करते थे ये अपना खुद का व्यापार। तो उससे कंपनी चौपट हो रही थी। तो अब कंपनी के लिए कानून आ गया कि जो भी कर्मचारी जो कंपनी में काम कर रहा होगा, उसको केवल कंपनी के लिए ही काम करना है, वो अपना खुद का व्यापार नहीं कर सकेंगे। तो जब खुद का व्यापार नहीं करेंगे तो कंपनी के काम पर ध्यान देंगे, कंपनी उसमें अपने आप ग्रोथ कर जाएगी, कंपनी को मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये भारतीयों से गिफ्ट लेते थे, क्योंकि आपको ये पता है कि इसके पास पावर आ गई थी। आपको ये तो पता ही है कि भाई कंपनी एक पावरफुल संस्था बन गई थी भारत में, ये शासन प्रशासन सब कुछ देखती थी। तो भारतीयों से ये क्या करते थे, भारतीय इनके पास कोई काम कराने जाते थे, तो ये उनसे गिफ्ट वगैरह लेते थे, गिफ्ट ले ली, रिश्वत ले ली, इस तरह के काम करते थे। तो उन्होंने कहा इसकी वजह से है ना कंपनी वाले गड़बड़ करते हैं, ये गिफ्ट के चक्कर में है ना किसी को मतलब लाभ देना, ऐसे काम है ना दुरुपयोग करते हैं। गिफ्ट के चक्कर में कंपनी के कर्मचारी अपनी पावर्स का दुरुपयोग करते हैं, और उससे कंपनी को घाटा होता है। गिफ्ट तो इनके घर जाता है और कंपनी घाटे में चली जाती है। तो इन्होंने कहा कि भारतीयों से ये ना तो कोई गिफ्ट ले सकते हैं, ना कोई ये रिश्वत ले सकते हैं, ये भी अब इनके बंद। कोई भारतीय से ना तो उपहार लेगा ना रिश्वत लेगा, और अगर कोई ले ले तो हम उसको सजा देंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। अब छोटा सा वो प्रश्न घुमा देगा, वो कहेगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी के कर्मचारियों के लिए भारतीयों से उपहार लेने, रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई, लेकिन सजा का प्रावधान नहीं किया गया। ध्यान रखना है, रोक भी लगाई गई, और अगर रोक लगाने के बाद में ऐसा करे तो सजा का भी प्रावधान था। अब देखो छोटा सा ही घुमा देगा, दूसरा दे देगा उपहार और रिश्वत लेने पर रोक भी लगाएगी और सजा का भी प्रावधान किया गया। एक में दे दिया उसने उपहार और रिश्वत लेने पर रोक भी लगाएगी लेकिन सजा का प्रावधान नहीं किया गया। अब बोलो छोटी सी है, इतने में ही प्रश्न घूम गया। ध्यान लेना, उपहार और रिश्वत भी नहीं ले सकते, और अगर ले ली तो आपको सजा मिलेगी। अब आपको सजा कौन देगा, ऊपर आपने देखा होगा सी पॉइंट, एक न्यायालय बैठा दिया उन्होंने। उन्होंने क्या बिठा दिया, एक न्यायालय। यानी कि धीरे धीरे आपके ये समझ में आ रहा होगा कि अब कंपनी है वो केवल व्यापार ही नहीं कर रही है, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाओं को अपने अंडर में ले रही है, कोर्ट बना रही है। इसका मतलब न्यायिक व्यवस्था भी अब कंपनी ने शुरू कर दी। कंपनी ने कह दिया न्याय अब हम करेंगे, और न्याय करने के लिए हम कोर्ट लगाएंगे, फिर अधिकारी लगाएंगे, कानून बना, यानी अब ये धीरे धीरे सब कुछ अपने अंडर में करते चले जाएंगे, स्लोली स्लोली। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक हो गया। अब अपन आगे इसको देखते हैं कि इसमें और क्या किया गया था और इसके महत्वपूर्ण। हाँ, ये जो पॉइंट है ना आपका, इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आगे कंफ्यूज होंगे अपन। इसमें एक के ऊपर मैंने स्टार लगा रखा है और उसके आगे लिखा हुआ है निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या, ये क्या हो गया इसमें, और ये
ये जो हाईलाइट किए हुए शब्द है ना, अपने को केवल इन पर फोकस करना है और अपना काम हो जाएगा। ध्यान रखना है कि इसमें मैंने लिखा है कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, एक निदेशक मंडल था। क्या था? एक निदेशक मंडल। भाई कंपनी के अंदर कंपनी से जुड़े हुए फैसले कौन करेगा? जैसे अपन नहीं होता है, अपने घरों में भी फैसले लेने के लिए ऑथोराइज्ड होते हैं, जैसे अपने माता पिता जो घर के बारे में सारे फैसले लेते हैं और फिर हम उन फैसलों के अनुसार काम करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कंपनी के अंदर भी तो कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ लोगों की टीम तो होनी चाहिए जो कंपनी के बारे में फैसले लेगी कि कंपनी किन चीजों का व्यापार करेगी, कितने में बेचेगी, कैसे टैक्स वसूल करेगी, कौन से जहाज से कहाँ से सामान जाएगा, कितने में जाएगा, कौन सा जहाज कहाँ से खरीदना है, किससे हमें अनुबंध करना है, किन से हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। अब बात आती थी ये कंपनी में करेगा कौन। तो इन कामों को करने के लिए कंपनी के अंदर, जब कंपनी बनाई थी, तो कंपनी तो 1600 में बनाई थी, तो जब कंपनी 1600 में बनाई थी तो उसी टाइम में ये एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक ग्रुप था 24 लोगों का। ध्यान रखना है कितने लोगों का है, 24 लोग। इसको नाम क्या दिया गया? इसको निदेशक मंडल बोल दो हिंदी में, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोल दो। ये आज भी होता है कंपनियों में। जितनी भी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती हैं, जिनमें जिनके शेयर धारक होते हैं, उन वो शेयर शेयर जो धारक होते हैं वो मिलकर के ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सुनते हैं, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनकी तरफ से कंपनी के बारे में तमाम फैसले लेते हैं। ये आज भी होता है कंपनियों में। तो ऐसे ही उस टाइम भी कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई कि ये कंपनी के जितने भी व्यापारिक मामले होंगे और कंपनी के जितने भी अंदरूनी मामले होंगे, अंदरूनी मामलों का मतलब है कि कंपनी के अंदर कौन सा अधिकारी कहाँ लगेगा, कौन से अधिकारी को क्या काम करना है, कौन सा अधिकारी किस अधिकारी के नियंत्रण में काम करेगा, ये सारे के सारे फैसले कौन लेता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये ध्यान रखना है। तो कुल मिला के कह सकते हैं ये कंपनी को चलाता था। ये इसका सॉफ्टवेयर था एक तरह से। ये इसका सॉफ्टवेयर था जो कंपनी को चलाता था, इसलिए हमने इसको नाम दिया शासकीय निकाय, गवर्निंग बॉडी। शासकीय निकाय यानी कि ये कंपनी को चलाता था। तो अब सार पर आ रहे हैं। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो 1600 से ही काम कर रहा था। तो अब फिर ये चर्चा में क्यों आ गया? प्रश्न तो ये है, ये चर्चा में अब क्यों आप चर्चा में इसको ला रहे हो? चर्चा में ये था कि 1773 तक जो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम करता आया, 1600 लेकर 1773, 173 साल तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने काम करने के लिए स्वतंत्र था। कोई ब्रिटिश सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था। कोई उसका कानूनी कंट्रोल ये नहीं था, ब्रिटिश सरकार उसको आदेश मारती थी, ऐसा नहीं था। वो स्वतंत्र था, अपने हिसाब से वो फैसला लेते थे। लेकिन अब जब हालत कंपनी की खराब होनी शुरू हो गई तो गाज तो इनके ऊपर भी गिरनी थी। तो सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर लगाम लगानी शुरू कर दी, इनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1773 में चर्चा में आ गया कि अब इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो 24 लोग हैं, इनको हम कंट्रोल करेंगे और इनको हम इनके ऊपर कुछ कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल क्या किया इन्होंने? अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि साहब आपने खूब काम कर लिया अपने हिसाब से, अब आप वैसे करो जैसा हम बोलते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि बताओ हमें क्या करना है। तो अब सरकार ने इनको बोला कि जो कंपनी यहाँ पर जो भी ये काम करती है, राजस्व से जुड़े हुए मामले कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से टैक्स वसूल कर रहे हो, कहाँ कहाँ से पैसे का स्रोत है, जितने भी नागरिक मामले, सिविल मामले जो हम दीवानी राइट्स में जो सिविल मामलों की बात करके आए हैं ना, वही नागरिक मामले हैं, ध्यान रख लेना, अलग नहीं। और सैन्य मामले, क्योंकि अब कंपनी के पास भारत में एक सरकार थी, सॉरी सरकार नहीं, उसके पास सेना भी थी। उस सेना का ही तो वो प्रयोग करते थे देसी राजाओं के साथ लड़ाई लड़ने में, उनको हराने में। तो इनके पास सेना भी थी। तो अब निदेशक मंडल को काम दे दिया इन्होंने। इनको ये कहा कि आप इनका व्यापार संभालिए, इनका बिजनेस तो संभालेंगे ही संभालेंगे आप, लेकिन आपको जो भी कंपनी का रेवेन्यू है, जो भी कंपनी का राजस्व है, जो कंपनी यहां से कमाई कर रही है, वो कंपनी के जितने भी नागरिक मामले हैं, सिविल जो मामले हैं जो कंपनी हैंडल करती है, वो
और जितने भी सेना से जुड़े हुए मामले हैं कि कहाँ पर इसकी सेनाएं युद्ध कर रही है, कहाँ शांति समझौता है, कितनी सेना है, सेना में अधिकारी कौन कौन है, जितना भी सेना से जुड़े हुए मामले हैं वो, इन सब की रिपोर्ट अब आपको सरकार को देनी पड़ेगी। अब देखो इससे कंट्रोल हो गया कि नहीं हो गया। अब ये बीच की कड़ी बना दी इसको। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से कंपनी को चलाते थे, अब बीच की कड़ी बना दिया। किसने? ब्रिटेन की सरकार ने। कैसे? 1773 के एक्ट से। ये एक्ट किसने बनाया? संसद ने। ये एक कानूनी था, ये कानून था। तो इस कानून से क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो गए? कड़ी बन गए। किसकी? सरकार की, कंपनी की। अब इनको क्या नई जिम्मेदारी दे दी कि कंपनी का जो भी राजस्व है, जो भी नागरिक मामले हैं, सैन्य मामले हैं, उसकी रिपोर्ट आप हमें दोगे। तो अब इनके लिए, इनके ऊपर कंट्रोल हो गया कि नहीं हो गया कि अब ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी इनको। पहले इनको कोई रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं देनी पड़ती थी, अपने हिसाब से चलते थे। अब इनको इनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और जब आप काम करो और आपको रिपोर्ट आपके बॉस को देनी पड़े तो आपको सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो ये कंट्रोल शुरू हो गया, इसलिए ये निदेशक मंडल चर्चा में आया। तो इस निदेशक मंडल के माध्यम से अ, सरकार ने क्या किया? कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल और ज्यादा बढ़ा लिया। ठीक है। फिर लास्ट में इसमें एक ये आ रहा है कि इस कानून ने कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान कर दी। ये मतलब क्या है कि इस कानून से कंपनी के प्रशासनिक और जो राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता दे दी गई, कानूनी मान्यता मिल गई। ये कैसे मिली? अब इसका मतलब ये है कि क्या कंपनी पहले भारत का प्रशासन नहीं चला रही थी क्या? क्या कंपनी के पास भारत का वित्त नहीं था क्या? क्या कंपनी पहले सिविल मामले नहीं देखती थी क्या? क्या कंपनी के पास पहले सेनाएं नहीं थी क्या? आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।